हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र डिस्कॉम के 1540 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट के लिए आर्डर मिला है। टोरेंट पावर को एलओए की तारीख से 18 महीने के समय सीमा के भीतर सोलर प्रोजेक्ट को चालू करने का काम सौंपा गया है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1540 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट से बिजली खरीदेगी, जो पीएम कुसुम योजना के घटक के तहत फीडर लेवल को सोलराइजेशन के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम है। कंपनी ने कहा है कि प्रोजेक्ट नासिक जिले के 48 वितरित स्थानों पर स्थापित की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि टोरेंट की रिन्यूएबल क्षमता अगले 18 से 24 महीनों में 3 गीगावाट तक विस्तारित होने के लिए तैयार है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 1.5% की गिरावट के साथ 1142 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई 1236 रुपये है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 115% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2023 तिमाही में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बिना बदलाव के 53% से ऊपर बनी हुई है, जबकि म्यूचुअल फंड ने कंपनी में होल्डिंग बढ़ाई है। हाल ही में कंपनी ने जानकारी दी थी कि कंपनी को रेलवे से 100 मेगावाट रिन्यूएबल पावर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए बोली जीती है। कंपनी ने 25 साल के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए का पावर सप्लाई प्रोजेक्ट की बोली जीती है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि पावर परचेस एग्रीमेंट पर साइन होने के 24 महीने के भीतर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए है। दोस्तों, टाटा पावर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी को महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कंपनी से टैरिफ में बढ़ोतरी करने के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए 24% एवरेज टैरिफ बढ़ोतरी के लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले 29 जनवरी को टाटा पावर ने उन मामलों में प्रति यूनिट शुल्क को 5% की कटौती का प्रस्ताव दिया था जहां खपत 500 यूनिट प्रति माह या उससे अधिक है। टाटा पावर के पास 7.5 लाख से अधिक के कस्टमर बेस हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर शानदार तेजी देखी गई। शेयर लगभग 8.5% की बढ़ोतरी के साथ 428 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई 433 रुपये है। कंपनी के शेयर में पिछले एक साल में 102% की बढ़ोतरी देखी गई है। आइए अब बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट की। ब्लूमबर्ग बनाम जी इंटरटेनमेंट विवाद में ब्लूमबर्ग ने कहा, दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट को निर्देश देना चाहिए था। ब्लूमबर्ग ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, कोर्ट की ओर से दिया गया आर्डर अकारण है। आर्डर का कुछ हिस्सा तथ्यों से परे है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्देश दिया जाना चाहिए था। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने ब्लूमबर्ग को आदेश दिया था कि वो जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड के खिलाफ प्रकाशित अपमानजनक लेख को हटाए। ब्लूमबर्ग ने अपने आर्टिकल में कहा था कि सेबी जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के अकाउंट में $241 मिलियन को लेकर कुछ गड़बड़ पाया है। जी इंटरटेनमेंट ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि ब्लूमबर्ग ने सेबी के आदेश के बिना आधार विहीन रिपोर्ट छाप दी। इसके बाद कंपनी ने कोर्ट का रुख किया था। पिछले हफ्ते कोर्ट का निर्देश आया था कि ब्लूमबर्ग अपना आर्टिकल एक सप्ताह के अंदर हटा ले। एचडीएफसी बैंक में बड़े सौदे में 10 लाख यानी 0.01% की इक्विटी की लेन देन हुआ है। फिलहाल शेयर खरीदने या बेचने वालों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। निफ्टी 50 में अगर देखें, एचडीएफसी बैंक का वेटेज करीब 14% है, जो सबसे ज़्यादा है। यह वेटेज एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी के मर्जर के बाद बढ़ गया है। पहले यह कम था, लेकिन एचडीएफसी के मर्जर के बाद अब एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में वेटेज लगभग 14% है। इसका मतलब यह है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला निफ्टी का स्टॉक है, यानी कि हमारे इंडेक्स का परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक पर काफ़ी हद तक निर्भर है। एचडीएफसी बैंक का अगर हम ऑल टाइम हाई लेवल की बात करें तो 2085 रुपये है, यानी अपने ऑल टाइम हाई से यह स्टॉक बहुत दूर है। अब बात करते हैं माइक्रोटेक डेवलपर्स की। माइक्रोटेक डेवलपर्स ने क्यूआईपी के जरिए 3,281 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही है। इस क्यूआईपी में जीक्यूजी पार्टनर्स, नोमुरा फंड, इन्वेस्को व एचडीएफसी लाइफ शामिल है। खबर के बाद शेयर में तूफानी तेजी आई है। शेयर 4% उछल गया है। 3 महीने में
शेयर 40% बढ़ा है। साल भर में शेयर ने 110% का रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट कंपनी माइक्रोटेक डेवलपर्स की चालू वित्त वर्ष 2023 से 2024 की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में बिक्री बुकिंग 12% बढ़कर 3,410 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की 2022 में समान अवधि में बिक्री बुकिंग 3,040 करोड़ रुपए रही थी। माइक्रोटेक डेवलपर्स ने शेयर बाजार में दी जानकारी में बताया है कि अग्रिम बुकिंग के मामले में कंपनी के लिए तीसरी तिमाही बेहतरीन रही है। GQG पार्टनर्स के को-फाउंडर और चेयरमैन राजीव जैन भारतीय शेयर बाजार के लिए संकट मोचन साबित हो रहे हैं। अडानी समूह के 4 कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्होंने समूह के गिरते स्टॉक्स पर लगाम लगा दिया था। तब से भारत में GQG पार्टनर और राजीव जैन जी का नाम कॉमन हो गया है। दोस्तों, आइए GQG पार्टनर और राजीव जैन जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजीव जैन जी स्विस कंपनी बोटोमेल एसेट मैनेजमेंट में को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और हेड ऑफ इक्विटीज के तौर पर भी काम किया है। बोंटोबेल में वो 1994 में जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने 23 वर्ष के निवेश अनुभव के बाद जून 2016 में GQG पार्टनर की शुरुआत की थी। राजीव जैन जी इस कंपनी के चेयरमैन और CEO भी हैं। GQG पार्टनर दुनिया की प्रमुख ग्लोबल एंड इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर फर्म है। 31 जनवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यह कंपनी $92 अरब से ज़्यादा क्लाइंट्स एसेट्स मैनेज करती है। इसकी अधिकांश हिस्सेदारी इसके ही कर्मचारियों के पास है। यह 2021 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा IPO लेकर आई थी। कंपनी ने इसके जरिए लगभग $2 अरब जुटाए थे और इसकी लिस्टिंग करीब $6 अरब के मार्केट कैप के साथ हुई थी। कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के फ्लोरिडा में है। इसका दफ्तर न्यूयॉर्क, लंदन, सिएटल और सिडनी में है। यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्टेड है। मित्रों, LTI माइंट्री के CFO विनीत सरदेसाई ने कंपनी के CFO पद से इस्तीफा दे दिया है। 24 अप्रैल को उनका पद पर आखिरी दिन होगा। उनकी जगह विपुल चंद्रा कंपनी के नए CFO बनेंगे। वो 25 अप्रैल से कार्यभार संभालेंगे। विनीत देसाई ने कंपनी से इस्तीफे को व्यक्तिगत बताया था। LTI माइंट्री कोई ऐरी गैरी कंपनी तो है नहीं कि CFO के इस्तीफे से कोई पहाड़ टूट जाएगा। यदि आप कंपनी में इन्वेस्टेड है तो इस वजह से तो शेयर बेचकर भागना नहीं चाहिए। उधर हुडको ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ MOU साइन किया है। ये फीडर लेवल सोलराइजेशन स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का है। कंपनी के लिए यह एक अच्छी खबर है। यदि कंपनी को देखा जाए तो अपने निवेशकों को निचले स्तर से बहुत शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि कंपनी लिस्टिंग के बाद शेयर बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। बात करते हैं सतलुज जल विद्युत निगम की। सतलुज जल विद्युत निगम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत 1,352 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट 7,436 करोड़ रुपए के निवेश पर तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट नासिक, पुणे, सोलापुर व अहमदनगर में तैयार किया जाएगा। चलो बात करते हैं यूको बैंक की। CBI ने यूको बैंक के IMPS ग्लिच केस में राजस्थान और महाराष्ट्र में 67 जगहों पर जांच की। ये ऑपरेशन 6 मार्च को शुरू किया गया था। यूको बैंक और IDFC के 130 इंक्रोमेटिक डॉक्यूमेंट मिले। फॉरेंसिक जांच के लिए 43 डिजिटल डिवाइस, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल का इस्तेमाल किया गया। इस केस में 30 लोगों की पहचान की गई। आपको बता दें कि साल 2023 में दिवाली के मौके पर यूको बैंक से 200 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जयपुर के साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। बैंक और साइबर थाना पुलिस की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को संचौर हाल आरती नगर निवासी अनूप चंद बिश्नोई को हिरासत में ले लिया था। उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षक में भिजवा दिया गया। बता दें कि पूछताछ में उसने अपना नाम लक्ष्मण बिश्नोई भी बताया था। आरोपी युवक ने फर्जी दस्तावेज से यूको बैंक से अप्रैल में विकास ट्रेडर्स के नाम से खाता खुलवाया था। इस खाते में 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया था। इसमें से 97 लाख रुपए ATM के जरिए निकाल भी लिए गए थे। वहीं बैंक कर्मचारी खाता संचालक के पते पर पहुंचे तो पता भी फर्जी निकला था। भारतीय कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद देश में AI का इस्तेमाल और टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। इसके जरिए देश में कंप्यूटिंग कैपेसिटी और हाई एंड AI इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा।
इसके लिए 10,000 से ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। 2-3 इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। स्कीम के लिए 10,371 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की। इंडिगो के प्रमोटर राकेश गंगवाल कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए 3.3% की हिस्सेदारी बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 2,925 प्रति शेयर होगा। जेपी मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स डील के ब्रोकर होंगे। गुरुवार को कंपनी का शेयर 1% से ज़्यादा बढ़कर 3,105 रुपये के भाव पर बंद हुआ। मार्च सीरीज में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत की तरफ अपना रुख किया है। इस हफ्ते के आखिरी कामकाजी दिन यानी 7 मार्च को एफआईज ने 7,304 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईज ने 2,602 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मार्च महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने नेट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की जा चुकी है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।